हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माय लॉर्ड में। आइए आज पढ़ते हैं हम विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। आइए विज्ञान परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन निकालते हैं। पहला है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। पहला क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया। इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाश की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हम जानते हैं कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा बोले तो देवयानी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप से भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिंगार के धुंध के आकार के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। देखिए इसके बारे में देखते हैं। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड लगभग में 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। इसके बारे में देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं जिसमें महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1960 से 1970 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोटक हुआ जिसमें पदार्थों का बिखरा हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूह से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोटन के समूह से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। आगे आते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग थ्योरी से। जॉर्ज लेमेत्रे का सिद्धांत क्या है? बिग बैंग थ्योरी। आकाशगंगा बोले तो मिल्की वे का आकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। मिल्की वे इसे ही हम दुग्ध मेखला कहते हैं। देखिए इसके बारे में। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय वलय तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा नाम दिया गया है जिसका 80% आकार सर्पिल है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लुब्धक एक तारामंडल नहीं है, जबकि शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, कालपुरुष ये तारामंडल है। जबकि लुब्धक क्या है इसके बारे में देखिए। लुब्धक तारामंडल नहीं है बल्कि यह आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को तारामंडल कहते हैं, जिसे अर्साई मेजर, सप्तऋषि ओरायन,
कैसियोपिया बोले तो शर्मिष्ठा आदि है। आगे आते हैं, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह आकाशगंगा कहलाता है। देखिए, इसके बारे में हम देख चुके हैं। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला है, मिल्की वे। आगे आइए, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। देखिए, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य जाति का अध्ययन और मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, एटिमोलॉजी में व्युत्पत्ति शास्त्र का करते हैं और एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन बंधे गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। यह एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे देवयानी, मंदाकिनी और NGCM 33। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं हैं। नेक्स्ट, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है। पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है उसे पृथ्वी 2.0 के रूप से जाना जाता है। पृथ्वी के 2.0 के रूप में जाना जाता है किसे? केपलर 452b। केपलर 452b पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की चचेरी बहन के रूप में जाना जाता है। देखिए, केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक वाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। किसको? केपलर 452 को। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो कौन सा है? ओरियन को हंटर भी कहते हैं। आगे आते हैं, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो किसको लगाया जाता है? ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है सीरियस तारे का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो आप जानते हो, हैली धूमकेतु 76 सालों में एक बार दिखाई देता है और यह अब 2061 में दिखाई देगा। क्यों? इसके बारे में देखते हैं। हैली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष के बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में और फिर से अब 2061 में दिखाई देगा, 76 सालों के बाद। अब आते हैं, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी बोले तो द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस तारामंडल को देखते हैं? किस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है? ओरियन तारामंडल को। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है और सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में देखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। आगे आते हैं, तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित अथवा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तो उसे हम तारामंडल कहते हैं। आगे आते हैं, तारों का ऐसा समूह है जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है। क्या कहलाता है? उसकी
आकृति से पहचाना जाता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। तारों का ऐसा समूह है जिसकी आकृति से पहचाना जाता है उसे तारामंडल कहते हैं। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। ये एजेंसी तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसके बारे में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है और यह पेशेवर खगोल शास्त्रीय का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस फ्रांस में है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88 तारामंडलों का नामकरण किया गया है। देखिए, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। तारे मुख्यतः किससे बनते हैं? तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बनते हैं। देखिए, हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% होती है और हीलियम की मात्रा 30 से 10% तक होती है। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रेगुलर्स नहीं है, जबकि बाकी स्पाइरल्स, इरेगुलर्स, इलिप्टिकल्स ये है। आगे आते हैं। ग्रेट बियर नाम है एक, तो ग्रेट बियर क्या है? गैलेक्सी है क्या कि तारामंडल है? देखिए बताइए। तो ये एक गैलेक्सी है, सॉरी तारामंडल है। तारामंडल को तो हमने टिक किया था। देखिए, हाँ, तारामंडल और गैलेक्सी एक ही तो होती है। ग्रेट बियर क्या है? गैलेक्सी है। तारामंडल, ग्रेट बियर एक गैलेक्सी अथवा तारामंडल है। हब्बल का नियम है, तो हब्बल का नियम खगोलीय से संबंधित है। हब्बल का नियम खगोलीय से संबंधित है। आगे आते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा है हीलियम। हम जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम है, जिनमें 2/3/4 हाइड्रोजन है और शेष बचा क्या है? हीलियम है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस है। इसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है? साइरस है। इसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं और यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो हम जानते हैं अंश अथवा अवशेष को हम टूटा हुआ तारा नहीं कह सकते, जबकि ग्रहिका को और तारा को हम टूटा हुआ तारा कह सकते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड एक पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तारों का चमकना उसके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संघटक हाइड्रोजन व हीलियम है। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र आदि ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो हम जानते हैं नेपच्यून, मंगल, शनि ये ग्रह है, जबकि लुब्धक ग्रह नहीं है। लुब्धक क्या है? लुब्धक एक तारा है। क्या है? लुब्धक एक तारा है। आगे आइए। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला कहते हैं। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा है। बोले तो दुग्ध मेखली अथवा देवयानी की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है? एंड्रोमेडा। वही रिपीटेड क्वेश्चन। जनवरी 2010 में गैलीलियो
अथवा गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन की चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो 4। कितनी थी? 4 थी 2010 में। देखिए 2010 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई। पृथ्वी के ये उपग्रह इस प्रकार है: गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो तथा सभी उपग्रहों में गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो पृथ्वी का उपग्रह है यह गैनीमेड, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस किस तारीख या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो हमने बोला था सर्पिलाकार थी, तो सर्पिलाकार बोले तो घुमावदार है आकाशगंगा मिल्की वे। नेक्स्ट आते हैं उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? उर्सा मेजर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो हम जानते हैं समुद्र नहीं है, जबकि सूर्य, ग्रह, तारे है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो कौन सा चमकता है? तारा। तारा रात्रि के समय आकाश में चमकता है। शब्द कॉमेट प्राचीन यूनानी शब्द से आया है, जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। आगे आते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है? तो किसके द्वारा? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान की खोजी हुई पुनः हरियाली वापस आई है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? उसे हम कक्षा कहते हैं। आइए आगे। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, पुष्कल तारों तथा अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो एक सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह हैं। तो यम को ग्रहों की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को हटा दिया। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो कौन सी वस्तु है? ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन डिलीट कर दिया है, तो देख लीजिए। सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित बातें। सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। 4.6 अरब वर्ष पुराना है, तो ये गलत है। आइए, सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, बिल्कुल। इसके बाद सौरमंडल में बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बुध के पास उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में शनि ग्रह सर्वाधिक उपग्रह वाला है, लगभग 82 उपग्रह है इसके। 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई, जिससे शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है, 79। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। निहारिका सौरमंडल का एक भाग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो ध्रुव तारा सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। क्यों? सॉरी दोस्तों, एक मिनट। इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, जबकि यूरोप नहीं है। ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है, डी। देखिए, सॉरी, यूरोपा है वो, यूरोप नहीं, यूरोपा है। देखिए इसके बारे में,
हमारे सौरमंडल का प्रधान तारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अनेक उपग्रह, चंद्रमा, यूरोपा, क्षुद्रग्रह एवं उल्कापिंड सम्मिलित है। ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी के 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा, पृथ्वी एवं यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। तो ये क्या है, सौरमंडल का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये तारा है, तो ध्रुव तारा को इसको नहीं माना है। लेकिन यूरोपा है, ये यूरोप नहीं है। आगे आते हैं, ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। आगे आते हैं, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात होते हैं। कर्क एवं मकर रेखा का निर्धारण होता है। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण होता है। दिन व रात का छोटा बड़ा होना है और सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना होता है। कहाँ पे? ग्रहों के परिपथ सामान्य आकार के होते हैं, तो ये इसमें अंडाकार का होता है। इसके बारे में बताई गई विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आगे आते हैं, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो किसका है? आकाशगंगा का है। काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य सन में आकाश हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो किसमें? उत्तर पश्चिम में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके बारे में देखना चाहो तो देखो, सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इन खगोलीय पिंडों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य के वाहतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य के वाहतम कोष को कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? देखिए, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है, तो चमकीली सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का ताप 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है जो ऊर्जा एवं प्रकाश का मुख्य सोर्स है। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। हम जानते हैं 71% पर हाइड्रोजन होती है। देखिए इसके बारे में, सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 70% होती है, 71%, और हीलियम 26.5% होती है तथा अन्य तत्व 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है कोर का तापमान? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कितना? 71%। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 96 लाख है। बोले तो 14.96 ×
7 किलोमीटर। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 इंटू 10 की घात 11 मेगावाट है। कितनी है? पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति का लगभग कितनी है? 1.8 इंटू 10 की घात 11 मेगावाट है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? सौर प्रज्वाला। सौर प्रज्वाला कहते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 14.96 इंटू 10 की घात 7 किलोमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी 14.96 इंटू 10 की घात 7 किलोमीटर है। बोले तो 14 करोड़ 96 लाख। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ, पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी बोले तो न्यूनतम दूरी है 14 करोड़ 70 लाख, जबकि अधिकतम दूरी है 15 करोड़ 21 लाख। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिए ये सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये एक सीधी रेखा में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती पर दिखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट, मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। बुध अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक ही चंद्रमा नहीं है? एक भी चंद्रमा नहीं है, तो हम जानते हैं शुक्र और बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए हमने आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में, काराकोरम दर्रा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये हिमालय के भाग है, जबकि महादेव पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है। देखिए काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये हिमालय पर्वतमाला का भाग है, जबकि महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रेणी है। ये महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताई थी धूपगढ़ है, लगभग 1370 के लगभग। आगे आइए, 1351 मीटर है। कितनी है? 1351। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो किसके द्वारा हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है इनके द्वारा। आगे आते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? वांगर। देखिए एक होता है खादर, एक होता है वांगर। तो हम जानते हैं वांगर, वांगर क्या है? जिसमें पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम वांगर, जबकि खादर नई जलोढ़ मृदा होती है। नेक्स्ट आते हैं, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हुए शुक्र के गाढ़े सफेद या पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखिए शुक्र के बारे में, शुक्र चारों तरफ से सफ़ेद और पीले रंग के बादलों का एक घना वातावरण है। शुक्र के चारों तरफ सफ़ेद और पीले रंग के बादलों का एक घना वातावरण है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के बना होता है। इन बादलों में सल्फर ही पीलापन उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण बादलों का 95% से अधिक CO2 तथा शेष 3.5 से 4% नाइट्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यहाँ तापमान अत्यधिक होता है। कहाँ पे? शुक्र ग्रह पे। यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। आगे आते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, जो लगभग सूर्य के चारों तरफ 88 दिनों में परिक्रमा पूरी कर लेता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध है।
इसके बारे में पढ़ते हैं बुक शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र ग्रह उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो उसे हमने आपको बता दिया, उसे हम पैंजिया कहते हैं। पिछली वाली वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण बताया है हैंड रिटन नोट्स में। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो कौन सा घूमता है दक्षिणावर्त दिशा में? कौन सा? शुक्र ग्रह घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बाकी सभी ग्रह वामावर्त दिशा में घूमते हैं। आगे आते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बोले तो अर्थ ऑफ ट्विन्स के रूप में जाना जाता है? जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र को। आगे आते हैं, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है और इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में जानते हैं शुक्र ग्रह को। सभी ग्रह वामावर्त परीक्षा करते हैं सिवाय शुक्र के। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो ये वीनस का है, इसे हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। किस ग्रह को प्रातः अथवा संध्या का तारा कहा जाता है? बोले तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र का नहीं है, तो ऑप्शन शुक्र दिया है। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो रोमन देवी के नाम पर शुक्र का नाम रखा गया है। सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे ऊष्म ग्रह सौरमंडल का अत्यधिक ऊष्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻23 है। आगे आते हैं, देखिए इसके बारे में। किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 × 10⁻24 होता है। 6 × 10⁻24 होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी लगभग 67,000 मील प्रति घंटा की दर से ये सूर्य की परिक्रमा करती है। 67,000 मील प्रति घंटा। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। आगे आते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा है। देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और देख लीजिए 12,755.6 किलोमीटर विषुवत व्यास है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 है। याद रखना, 12,713 है और विषुवत 12,756 बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो एक है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य सोर्स इनमें से कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब 21% है। देखिए, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियोन 0.002% है, हीलियम 0.0005% है और हाइड्रोजन 0.00005% है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है
शून्य के बराबर में। आप जानते हो कार्य क्या है? कार्य एक दिशा की है, मतलब आप जानते हो अब ये वापस यहाँ तक आ जाएगा, इसमें कोई काम थोड़ी किया, यहाँ से गया था और वापस वही आ गया, इसका कोई कार्य नहीं है, तो इसे शून्य कार्य मानते हैं। देखिए, वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होगा। चंद्रमा का परिक्रमण पथ पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होता है। पृथ्वी किस प्रकार खगोलीय पिंड है? प्रकृति क्या है? एक ग्रह है। आगे आते हैं, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के रूप में भी, बोले तो नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% जल है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो जीपीएस प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा कर लेता है। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीपीएस तकनीकी का इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी की सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस उपग्रह 7000 मील प्रति घंटे, बोले तो 11,200 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यंत तेज गति से हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आगे आते हैं, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। क्यों? आप देख लीजिए, पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियाँ एवं झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से बाष्पित होता रहता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं और वर्षा के बाद यह जल नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः बाष्पीकरण होता है और यह जल चक्र की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आगे आते हैं, मार्स ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह के बारे में देखिए, मार्स ग्रह के बारे में निम्न में से लाल ग्रह भी कहते हैं, तो किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। इसलिए किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डीमोस ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यह ग्रह सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 है, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह पर कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 है, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह को के रूप में जाना जाता है, तो इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आगे आते हैं, कुछ ग्रहों के उपनाम और उनमें से एक लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। नेक्स्ट, बृहस्पति, जुपिटर किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो किसका है? बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का गैनीमेड है। और देख, बृहस्पति के उपग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है। तो हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, कैलिस्टो, पीसीफे आदि प्रमुख हैं। और गैनीमेड और यूरोपा उपग्रह जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से गैनीमेड और यूरोपा से निम्नलिखित में से जुपिटर अथवा पृथ्वी का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टाइटन शनि का है। किसका है? शनि का है, पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी के आकार की तुलना निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। पृथ्वी के आकार की तुलना में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये बृहस्पति से संबंधित है। इसके बारे में देखिए, ग्रेट रेड स्पॉट बोले तो उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान को उत्पन्न करता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं? तो किस पर है? बृहस्पति पर। बृहस्पति का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं अरुण, वरुण और यम के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं। प्लूटो की खोज किसने की थी?
क्लाइड टॉमबॉग ने, तो क्लाइड टॉमबॉग ने की थी और इसको 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है? तो यम को नहीं जाना जाता है। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, क्लाइडेन टॉमबॉग ने लगाया था। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1930 में हुई थी। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। नेक्स्ट आते हैं, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक एक ग्रह माना जाता था और इसके बाद इसे ग्रह की श्रेणी में हटा दिया गया? तो कौन सा है? यम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब नहीं? तो हम फिर से वही वो क्वेश्चन आया है, प्लूटो को, यम को। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह? प्लूटो को, यम को। इसके बाद यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्सलेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। यूरेनस ग्रह अरुण को कहा जाता है। अरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान आधार पर चौथा ग्रह। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में खगोल शास्त्री सर विलियम हर्सेल ने की थी, अरुण की। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस है। यूरेनस मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह 13 मार्च 1781 ईस्वी में खोजा गया था। देखिए, 1781 ईस्वी में विलियम हर्सेल ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला उपग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनियम है तथा अन्य उपग्रह ऑवरॉन, एरियल, मिरांडा और पोर्सिया आदि है। इस ग्रह में 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसके 27 उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हम चंद्रमा के बारे में। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तृतीय क्वाड्रेचर में। देखिए, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा दिवस में होता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लगता है? तो लगभग कितना लगता है? लगभग 29.8 दिवस या 27.3 दिवस। तो इसको कंफर्म करके बताते हैं, ये लगता है 27.3 दिवस लगते हैं। 27.3 दिवस लगते हैं। आगे आते हैं, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? 29 दिन से थोड़ी अधिक। देखिए, 29.53 दिन होते हैं। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट होता है पूरा समय। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उन्नतोदर चंद्र। इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहे तो देख लेना वीडियो को रोक के। आगे आते हैं, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो किस दिन होता है? 15वें दिन, अमावस्या के दिन। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? चंद्रमा है। आगे आते हैं, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? अमावस्या के दिन। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है? तो यह सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो किसके ओर घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून है। आगे आते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। देखिए, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है।
उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण ये जल उठते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद होता है? साइरस होता है। धूमकेतु क्या है? कॉम्बेट्स क्या होते हैं? प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? हैली नाम का धूमकेतु नजर आता है। ये पहले 1986 में दिखाई दिया था। अब ये 2061 में दिखाई देगा। अंतरिक्ष में एक धूमकेतु वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कौर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। आगे आते हैं। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष बाद। हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः दिखाई देगा? 1962 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूर्य और बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कौन सा है? कॉमेट है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर होती है। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है या 76 वर्ष है। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो 1961 में अथवा 62 में। आगे आते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दुर्बलता मंडल का भाग है तो किसका है? भूप्रभार बोले तो मेटल का भाग है। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह मोहो असंबद्धता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। अस्तनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक का आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य सोर्स यही है। भूपरपट्टी पर एक मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। वजन के अनुसार भूपरपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 46.6% है ऑक्सीजन का भूपरपट्टी में, और सिलिकॉन लगभग 27.7% पे है। एल्यूमिनियम 8.1% पे है और आयरन 5% पे है। जो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन 46.6% पे है, सिलिकॉन 27.7% पे है, एल्यूमिनियम 8.1% पे है और आयरन 5% पे है। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपरपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कौन सी है? देखिए, जो दिए हुए है इनमें एल्यूमिनियम है। कौन सी है? एल्यूमिनियम है। आपको अभी बता दिया है 46.6% पे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन 27.7% पे है, एल्यूमिनियम 8.1% पे है और लोहा 5% पे है। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य सोर्स है? तो कौन सा है? मेटल। ऊपरी भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं? मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य सोर्स है। भूपरपट्टी में भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह माहो असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। आगे आते हैं, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। आगे आते हैं, एस्थनोस्फीयर पृथ्वी की प्रावरण के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का वाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का वाह्यतम हिस्सा क्रस्ट है। पृथ्वी का वाह्यतम हिस्सा क्रस्ट है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न है। महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है और महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर है। क्रस्ट को दो भागों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभक्त किया गया है। इनके बीच घनत्व में असमानता को
कौन रॉड असमता कहते हैं? क्रस्ट मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को मोहक असमता कहते हैं। आपने ये तो देखा होगा, ये परतें बटी हुई है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, और नीफे में निकल और नीफे में निकल और फेरस है। निकल और फेरस है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? ओस्मियम है। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल के नीचे का भाग दुर्बलता मंडल को दर्शाता है। देखिए, मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं, जो स्थल मंडल के नीचे स्थित होता है। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर एक अनुमानित किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य सोर्स यही है। इसका घनत्व भूपर्पट्टी की चट्टानों से अधिक होता है। आगे आते हैं, भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। देखिए, अभ्रक की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। बाकी आपको बता दिया, ऑक्सीजन 46.6, सिलिकॉन 27.2, एल्यूमिनियम 8.13 और लोहा 5% पर पाया जाता है। भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है 27.7 पे। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। आगे आते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। धातुएं पाई जाती है, तो धातुएं आपको पता है कहाँ पाई जाती है? धातुएं भूपर्पट्टी पर पाई जाती है। आगे आते हैं, पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है लगभग 46.6% पर से, और सिलिकॉन कितना है? 27.7% पर। आगे पढ़ते हम लैटिट्यूड, बोले तो अक्षांशों के बारे में। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सी? मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में है। तो दोस्तों, आप जानते हो मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में है, ये गलत है। देखिए, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। अंटार्कटिका वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो ये बात सही है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, नीचे वाले भाग पे। और आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो आर्कटिक इधर है और अंटार्कटिका इधर है। मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में, तो ये गलत है, हम जानते हैं। आगे आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय रेखा पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इनमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो पृथ्वी को दो भागों उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त जो 86.5 डिग्री पर है। उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर में है, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त तथा अंटार्कटिका वृत्त 86.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है, जो दक्षिण रेखा के भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित न होकर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये गलत बताया गया है। आगे आते हैं, देशांतर और अक्षांश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देशांतर और अक्षांश के बारे में देखते हैं। तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। देशांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो दोस्तों, देशांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि देशांतर रेखा इस तरीक़ा से होती है, तो ये अंत में जाकर यहाँ प्रतिच्छेद करेगी ना, ये ऊपर भी करेगी नीचे भी करेगी, जबकि अक्षांश रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और इधर देखिए, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। ये बात तो सही है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, ये बात तो सही है।
अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, जबकि देशांतर तो करते हैं। आगे आते हैं। बसंत विषुव अथवा महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय होता है। तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे कब होता है? 21 मार्च को होता है। देखिए, विषुव पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। शब्द विषुव संदर्भित है। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 2 वर्ष में एक बार। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 2 वर्ष में एक बार। कब? देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? भूमध्य रेखा है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कौन पर आनत है? तो ये 86.5 डिग्री अंश है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है? विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है। सूर्य की ओर झुका नहीं है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है। देख लीजिए, विषुव एकमात्र ऐसा समय होता है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात का समान मात्रा में अनुभव होता है। विषुव के समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर, बल्कि बीच में होता है। इस स्थिति में विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर हर वर्ष 2 विषुव होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होने वाले विषुव को बसंत विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले विषुव को शरद विषुव कहते हैं। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो ये माना जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है, जबकि उस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस वजह से यहाँ दिन की अवधि छोटी और रात में बड़ी होती है, रात बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है। इसे शीतकालीन संक्रांति या विंटर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। अतः 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है? पोटियानक भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। पोटियानक शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश कांगो, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील है। भूमध्य रेखा को वास्तव में न छूने वाला सबसे निकटतम देश पेरू है। कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो किसको माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। आइए देखिए, देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर ध्रुवीय क्षेत्र को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है और यह काल्पनिक रेखा है। ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप से देशांतर रेखाओं की कुल संख्या
360 है, जिसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ज्ञात हो कि 0 डिग्री देशांतर के प्रति डिग्री पूर्वी बढ़ने पर 4 मिनट समय लगता है। बोले तो 1 डिग्री का मान 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक याम उत्तर रेखाएं स्टैंडर्ड मेरिडियन है? तो किसकी है? तो बताइए दोस्तों, यह है अपना यूएसए की। यूएसए में एक से अधिक मानक याम उत्तर रेखा है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों का अपनाया जाता है, जैसे रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मानक याम उत्तर किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखा है जिसके द्वारा स्थानीय समयों का निर्धारण होता है। कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है, तो ये 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है। आगे आते हैं, वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ग्रीनविच माध्य समय बोले तो जीएमटी से भारतीय मानक समय में कितना आगे है? तो लगभग 5.5 घंटे आगे है। आगे आते हैं, चट्टानें रॉक्स निम्न में से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं है? तो एस्फॉल्ट ये चट्टानों का उदाहरण नहीं है, जबकि ग्रेनाइट, सिल्ट और बेसाल्ट ये चट्टानों का उदाहरण है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। आगे आते हैं, पैडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह मृदा भूगोल के बारे में उपयोग लिया जाता है पैडोलॉजी। आगे आते हैं, मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए, ऊंचाई और ढलान की हुमरस निर्माण की दर निर्धारित होती है, ये गलत है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो कौन सा है? बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में रासायनिक क्रिया के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल खरी नमक की चट्टान आदि। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय में देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट, ये आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि है। कायांतरित चट्टानें फाइलाइट, सिल्ट, स्लेट और संगमरमर है।